नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। दुनिया भर में पैर पसार रहे कोरोना वायरस के चलते भारत समेत दुनिया के बाजारों में काफी हलचल मची हुई है और बाजार में दिख रहे इस उतार चढ़ाव से म्यूचुअल फंड निवेशक भी काफी चिंता में हैं। कई निवेशक बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए निवेश रोक देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। बाजार में जब भी उथल पुथल हो तब निवेश को लेकर आपकी क्या हो रणनीति और क्या आपको एसआईपी रोक देनी चाहिए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ है दो खास मेहमान। एटिका वेल्थ एडवाइजर्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर निखिल कोठारी और साथ ही इस समय क्या सोने में है निवेश का गोल्डन चांस, क्योंकि सुरक्षित जो निवेश है उसमें लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। उसी के लिए हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल की एवीपी वंदना भारती। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज के शो में। तो आज के शो में हम क्या खास आज चर्चा करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान निवेशक क्या करें, गिरते बाजार में निवेश जारी रखने का क्या है फायदा, क्या अभी है सोने में निवेश का गोल्डन चांस, सोने में निवेश के लिए कौन से विकल्प हैं मौजूद। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि बाजार पर वायरस का जो वार है वो कितना ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको जरा समझाते हैं। बाजार पर कोरोना वायरस का कहर काफी समय से हम देख पा रहे हैं। 28 फरवरी 2020 यानी बीती शुक्रवार को भारतीय बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद की सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है और भारतीय बाजार में बिकवाली भी काफी ज्यादा हावी रही। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हुआ है और हमने तो ये भी देखा सोमवार को कि भारत में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने अब आते जा रहे हैं। कई मामलों की पुष्टि भी हो चुकी है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसकी कंफर्मेशन के बाद अब पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। बट कहा गया है कि पैनिक की स्थिति न रखें, लेकिन ऐसे में इसका असर फाइनेंसेस पर तो पड़ ही रहा है। हम जिससे पहले आपके म्यूचुअल फंड की बात करें, हम जरा जहां पर लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है उस पर जरा चर्चा करना चाहते हैं। और इसका एक दूसरा पहलू है कमोडिटी भी, मतलब गोल्ड। जब भी देखा जाता है कि बाजार में उथल पुथल है, सोने में एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है। हमारे साथ वंदना भारती हैं, वो बहुत बेहतर ढंग से इसको बता पाएंगे और समझा पाएंगे कि आखिर क्या वायरस ही इसकी एक इकलौती वजह है। सोने की जो चमक बढ़ी है वंदना, हमने देखा है कि सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ी है। तो ऐसे में हमने एमसीएक्स पर सोना देखा लगभग 41,700 के पार निकल गया। एमसीएक्स पर चांदी 44,700 के पार निकल गई के ऊपर और 300 से 700 का उछाल सोने में। कॉमेक्स पर जो सोना है वो डॉलर के पार निकला। कॉमेक्स पर चांदी $70 के करीब। ये आंकड़े लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुए हैं। तो आपको इसके पीछे रीजन क्या लग रहा है? स्वाति, मुझे लग रहा है कि कोरोना वायरस एक बहुत ही स्ट्रांग ट्रिगर था इसके लिए, सोने के लिए। जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि 2019 में जिस तरीके से सोने ने रिटर्न दिया, तो एक जो फर्स्ट हाफ है थोड़ा सा यहाँ पे स्लो होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत बड़ा स्ट्रांग ट्रिगर आया। लेकिन अगर बात करें कि सिर्फ कोरोना वायरस ट्रिगर था या कुछ और भी था, तो आप देखें तो सेंट्रल बैंक से 2008 से लगातार बाइंग कर रहे हैं। एक फ्रेजाइल करेंसी का माहौल बना हुआ है, करेंसी में काफ़ी मूवमेंट आ रही है। साथ में अगर आप देखें तो इजी लेंडिंग्स हो रहे हैं। सिर्फ इंडिया की बात करें तो 5 इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं एट अ टाइम। हम लोगों ने देखा है कि यूएस में भी इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक ट्रेंड है और स्टिमुलस भी अभी तक यहाँ पे जारी है। तो जो स्लोडाउन का एक माहौल बना, यहाँ पे स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए, सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे बाइंग कर रहा है और फिजिकल डिमांड जहाँ कम था वहाँ इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा। और टाइमली जो भी करेक्शंस आते रहे स्टॉक मार्केट में, उसकी वजह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि एक सेफ इवेंट डिमांड जो थी बाइंग, वो यहाँ पे बनी रही। और देखने की बात ये थी कि जो यूएस डॉलर इंडेक्स है, गोल्ड है, दोनों में एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी बाइंग आ रही थी, सोने में भी बाइंग आ रही थी। तो कहीं ना कहीं फियर फैक्टर मार्केट में था, जबकि इक्विटी मार्केट जो है वो नई ऊंचाइयों को छू रहा था। तो सारे समीकरण यहाँ पे बदले हुए, इक्वेशंस जो हैं वो बदले हुए हैं बाजार के। एक तो दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ग्रीन शूट्स जो हैं वो दिख रहे हैं, सिग्नल्स दिख रहे हैं। तो इक्विटी मार्केट में एक अपसाइड है। हालांकि अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है मार्केट में। साथ
साथ में दिख रहा है कि फेयर फैक्टर है, स्टिमुलस है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, तो ओवरऑल इस कंफ्यूजन वाले सिचुएशन में एक क्लियर विनर की तरह यहाँ पे गोल्ड निकला है। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो आप देखिए, चाहे वो ईरान का हो, इराक का हो, ट्रेड वॉर हो, बैन करना हो, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गोल्ड में एक जो सेफ हेवन बाइंग है ये कंटिन्यू रह सकती है। और जिस तरीके से रशिया है, कजाकिस्तान है, चाइना है, इनफैक्ट इंडिया ने भी यहाँ पे गोल्ड एक्यूमुलेट किया है सेंट्रल बैंक्स ने, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। ओके, तो देख सकते हैं जैसा कि वंदना ने भी बताया, जितने भी ग्लोबल क्यूज हैं और जितने भी ट्रिगर्स हैं वो इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि सोने में बाइंग में पॉजिटिव साइड ही देखने को मिलेगा। मतलब लोगों का रुझान काफी ज्यादा सोने की तरफ, और पारंपरिक तौर पर भी सोना सुरक्षा का एक बहुत बड़ा एक जरिया माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए भी। लेकिन फिजिकल गोल्ड निवेश नहीं माना जाता है, आप सबको ये पता होना चाहिए। सोने में खरीदारी का ये एक लौता जरिया नहीं है, इसके और अहम पड़ावों पर भी बात करेंगे और विकल्पों की भी बात करेंगे। निखिल, आपसे हम जानना चाहते हैं, जो बाजार के हाल की हमने चर्चा की, वायरस का वार जो बाजार पर हुआ और खासतौर पर जो ताजा मामले भारत में आने के बाद जो एक स्थिति बनी है, उसमें जो अभी मौजूदा निवेशक हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, स्पेशली वो जिनका आसपास इसी साल में या फिर आने वाले कुछ समय में जिनका लक्ष्य करीब है, उनको शायद डर का माहौल है कि बाजार में इतनी ज्यादा उथल पुथल है, क्या जो उनको एक्सपेक्टेशन थी अपने लक्ष्यों से, अपने रिटर्न से, क्या वो पूरा कर पाएंगे? तो मौजूदा निवेशकों का ये डर और भय या असमंजस की स्थिति दूर कीजिए। देखिए, जब भी आप इक्विटी मार्केट में निवेश करोगे तो ये उतार चढ़ाव इक्विटी मार्केट्स के पार्ट में है। अभी कुछ समय पहले बजट के कारण उतार चढ़ाव थे, अब कोरोना वायरस के कारण है, आगे चल के और भी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, तो मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। तो कभी भी आप इक्विटी मार्केट में निवेश करो तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो आपका लंबी अवधि का टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर लंबी अवधि में इक्विटी मार्केट एक बहुत अच्छा जरिया है एक वेल्थ एक्यूमुलेट करने का, अपने लक्ष्य को पाने का। फिर जब हम बात करते हैं कि आपके लक्ष्य अभी है और आपको अभी विड्रॉ करना पड़ सकता है, देखिए कभी भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि जब आप अपने लक्ष्य के करीब हो तब उस समय आपको अपने पैसे इक्विटी मार्केट से डेट मार्केट में निवेश कर देना चाहिए। तो अगर पहले आपकी जब अवधि 10 साल की थी तब आप इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, जैसे जैसे आपकी अवधि पास आती रहती है और जब मानिए अब लास्ट के 2 या 3 साल बचे हैं, उस समय आपको पैसे अपने डेट इक्विटी मार्केट से डेट मार्केट में निवेश कर देना चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट में कोई भी ऐसे फैक्टर्स आ सकते हैं, उससे मार्केट 5-7-10% करेक्शन हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग में ये ध्यान रखिए कि जब आप लक्ष्य के करीब हो, 2 से 3 साल हो, तो अपने इक्विटी मार्केट के पैसे को डेट मार्केट में निवेश कर दीजिए। जिस इन्वेस्टर ने ये जरिया नहीं किया है एसेट एलोकेशन का और इक्विटी मार्केट में निवेश है, तो मैं कहूँगा कि ट्राई कीजिए कि अगर आपकी और भी कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है और ये जो लक्ष्य है आपका वो बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू से आप हासिल कर सकते हो, तो इस जो आपकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है उसमें थोड़े टाइम बने रहिए, क्योंकि ये जो फैक्टर हुआ है कोरोना वायरस, ये एक ग्लोबल फैक्टर है, इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। तो अभी इंडिया में 1-2 केसेस आए हैं, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में वाइड स्प्रेड हो चुका है। तो अगर इंडिया में इसका इफेक्ट नहीं आता है और कोई वैक्सीनेशन निकल जाती है और इससे रिकवर होता है, तो इंडिया स्पेसिफिक मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। और उससे इस कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल कमोडिटीज थोड़ी गिर चुके हैं, क्रूड ऑयल प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो मैं कहूँगा कि ऐसा इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही ये वायरस की कुछ वैक्सीनेशन निकल जाते हैं और ये सबड्यूड हो जाता है प्रॉब्लम, तो ये रिकवरी भी वी शेप हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि अभी जो मौजूदा इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनको मैं कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को 2 से 3 साल बढ़ा दीजिए। अगर आप 3 साल बने रहते हो तो आपको हो सकता है कि यहाँ से अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं एग्जिट होने के लिए। तो ये समझना बेहद जरूरी है निवेशकों के लिए कि किसी भी स्थिति में एसआईपी बंद करो ना, मतलब एसआईपी आपको बंद करनी ही नहीं है। ये आपने मौजूदा निवेशकों की बात की। अब कई ऐसे निवेशक हैं जो कि अब म्यूचुअल फंड में एंट्री करने जा रहे हैं और थोड़ा मन में थोड़ी सा कंफ्यूजन आ गया है कि भाई इतना ज्यादा उथल पुथल है तो क्या हमें एंट्री करनी चाहिए कि नहीं। तो नए निवेशक को आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, नए निवेशकों के लिए मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा
टाइम है निवेश करने का, क्योंकि आपको जब मार्केट्स लोअर वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं, मार्केट्स में करेक्शंस के टाइम में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, आप निवेश करते हो, आपको म्यूचुअल फंड में आप जब निवेश करते हो आपको यूनिट्स मिलते हैं। तो जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो आपके लिए बेहतर है कि आप ज़्यादा यूनिट्स कम दाम में खरीद रहे हो, और जैसे ही मार्केट रिकवर होगा तो आपका पोर्टफ्लो काफ़ी अच्छा हेल्दी रिटर्न दिखाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि एसआईपी का मेन जरिया यही होता है कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो आप हर लेवल पे निवेश कर रहे हो, और आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो होता है, जो एसआईपी का मेन फायदा है, वो आपको हासिल होता है। तो मैं कहूँगा नए निवेशकों के लिए बहुत अच्छा टाइम है निवेश करने का, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जिनको मैं ये कहूँगा कि एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये अच्छा समय है यूनिट्स एक्यूमुलेट करने का, सो दैट आपके पास ज़्यादा यूनिट्स हो, और जब आगे चल के मार्केट रिकवर होगा तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपने जिक्र यहाँ पर किया, मतलब निवेश जारी रखने का एक बहुत बड़ा फायदा है। एक तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है, अगर आप बीच में रोक लेते हैं तो वो पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा अगर आप इसको और डिटेल में समझा पाएं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे काम करता है, स्पेशली जब बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है, तो कैसे एक निवेशक को इसका फायदा मिलता है? ओके, जैसे अगर आपने समझ लीजिए आज से 2 महीना पहले स्टार्ट किया था, और अगर आपकी फ़ंड की समझ लीजिए NAV 10 रुपये हैं और आपने 100 रुपये निवेश किया होता, तो आपको टोटल यूनिट्स 10 मिले होते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो आपकी जो NAV है वो 10 रुपये से हो सकती है 8 रुपये हो गई है, और अभी भी आप 1000 रुपये निवेश करते हो तो आपको जो नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो और फिर अगर मार्केट और नीचे जाता है, मानिए 6 रुपये जाता है, और आप फिर भी निवेश करते हो तो आपको यूनिट्स और ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आप एवरेज आप अपना कॉस्ट देखेंगे तो आपने पहला निवेश 10 रुपये में किया था, फिर अपने 8 रुपये में किया था, फिर आपका 6 रुपये में किया था, तो ओवरऑल जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो लगभग 8 रुपये है। और जैसे ही मार्केट आपका 6 से वापस 10 आता है तो आपको पोर्टफोलियो में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। हालांकि आपका स्टार्टिंग का जो निवेश का जो टाइम था NAV सेम है, 10 की 10 रुपये है, बट क्योंकि आपने हर लेवल पे निवेश किया है और जब मार्केट नीचे गिरा तो आपने उस NAV पे भी आपने यूनिट्स बाय किए हैं, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो नीचे हो जाती है, और उसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे हो जाती है और जैसे ही मार्केट रिकवर होता है आपकी एवरेज कॉस्ट से मार्केट NAV ऊपर जाने के कारण आपको पोर्टफोलियो में फायदा दिखता है। ओके, तो ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का हमने फायदा जाना है। निवेश जारी रखने के जो अपने बेनिफिट्स होते हैं समझना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। बहुत ही बेहतर ढंग से निखिल आपने समझाया, वंदना। सोने में जब सुरक्षित निवेश की हम बात करते हैं, लोग समझते हैं कि जब भी कोई मुश्किल की घड़ी आती है तो बहुत सारा सोना खरीद लो, और सोना खरीदने से उनका मतलब होता है कि फिजिकल गोल्ड खरीद लो, और महिलाओं के लिए तो बहुत पसंदीदा गहना सोना ही होता है। लेकिन ऐसे में सोने में जो सुरक्षित निवेश है उसका सही तरीका क्या होना चाहिए? स्वाति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पहले ये था, हम कह सकते हैं कि बहुत साल पहले जब हमारे यहाँ फ्यूचर्स मार्केट नहीं थे या बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे तो लोग सोचते थे सोने का मतलब है कि फिजिकल हम यहाँ पे निवेश करें, और अगर फिजिकल निवेश कर रहे हैं तो हम गहना खरीदें। लेकिन अब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप देखें तो फ्यूचर्स मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, ई गोल्ड यहाँ पे है, और मुझे एक ऑप्शन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है बॉन्ड। इसमें अच्छी बात यह है कि जब आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप फिजिकल गोल्ड नहीं रख रहे हैं। फिजिकल गोल्ड के लिए आपको सेफ चाहिए, उसके चार्जेस हैं। अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो आप वहाँ पे मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं, प्लस आप उसको रखने के लिए लॉकर वगैरह को भी आप पे करते हैं, बैंक में वो सेफ नहीं है घर में, तो ये खर्चे आ रहे हैं। लेकिन जब आप निवेश करते हैं, ई गोल्ड में करते हैं, ETF में करते हैं या बॉन्ड में करते हैं, तो बड़े छोटे यूनिट से आप करते हैं। जैसे कि हम ETF की खरीदारी करते हैं तो हम 1 ग्राम सोने के वैल्यू से भी वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो छोटे से लेके बड़े निवेशक जितनी मर्जी वो यहाँ पे अपना निवेश जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड जो है कई जगह पे 0.5 ग्राम भी है, तो आपका निवेश छोटा है फिर भी आप सोने में कर सकते हो। और जब ये अमाउंट SIP की तरह, SIP की तरह काम करता है, जब ये पूल हो जाए तो या तो आप उससे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर आप अपना प्रॉफिट आने पे वापस ले सकते हैं पैसा समय पे, जो आपका लक्ष्य अगर आ गया तो। और मेरे ख्याल से मुझे एक ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है जो मैं बता रही थी बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड की खासियत ये है कि एक तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिजिकल आप यहाँ पे ले नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर 5 साल बाद हमें सोने की जो वैल्यू है, सपोज अभी 44,000 42,000 के करीब है, और 5 साल बाद अगर ये 55,000 होती है या 52,000 होती है, तो 52,000 तो मिलेगा ही, साथ में हमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये बोलते हैं कि आइसिंग ऑन द केक बोलते हैं कि इसके बाद भी आपको 2.5% वैल्यू के ऊपर मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो निवेश है ये काफ़ी अच्छे हैं। तो जो और फ्यूचर्स मार्केट की बात है, इसमें यह है कि जो वेल प्लेड यहाँ पे
निवेशक हैं, जो इन्फॉर्म्ड हैं, जो रिसर्च पे ध्यान देते हैं, वो यहाँ पे उतरे, क्योंकि एक लीवरेज ट्रेडिंग होती है, रिस्की होता है। 1 रुपए के मूवमेंट पे आपको 100 रुपए या तो आते हैं या फिर जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है। तो जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो फ्यूचर्स में जाएं। जो यहाँ पे एसआईपी की तरह करना चाहते हैं वो या तो ईटीएफ कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे निवेशक है, जिनका लॉन्ग टर्म यहाँ पे निवेश करने का ध्यान है, वो यहाँ पे बॉन्ड ले सकते हैं। ओके, तो गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बॉन्ड्स पर आपने सजेशन दिया कि कौन से निवेशकों के लिए कौन सा जरिया सही है। वंदना हमें बता रही है कमोडिटी या फिर गोल्ड का क्या महत्व है ऐसे बाजार में, और निखिल से हम जान रहे हैं कि निवेशकों को ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। निखिल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, किसी को अपना पोर्टफोलियो सेट करना हो, अब ऐसा हो सकता है कि बाजार की इस चाल के हिसाब से कई जो निवेशक है अपना पोर्टफोलियो चेंज करना चाहते हो, या फिर ये टाइम भी हो उनका पोर्टफोलियो चेंज करने का। क्या कुछ कैटेगरीज में आपके कुछ ऐसे पसंदीदा फंड्स हैं निखिल जो कि आप सजेस्ट करेंगे? और मैं शुरुआत करना चाहूंगी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से। निखिल सुन पा रहे हैं हमें? चलिए निखिल, आपके पास फिर से लौटेंगे। ओके, चलिए निखिल, आपके पास फिर से लौटेंगे हम। वंदना, यहाँ पर यही बात चल रही थी कि कौन से जो निवेश के विकल्प हैं वो सही हो सकते हैं किसी निवेशक के लिए। लेकिन जब भी इन तमाम निवेशकों में निवेश करने की बारी आती है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है खासतौर पर इंडियंस के माइंड में। जैसे आपने कहा कि गोल्ड ईटीएफ है या पेपर गोल्ड की इनफैक्ट जब बात होती है, तो हमारा फिजिकल गोल्ड जब हम पेपर गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, हमारे हाथ में हमें फील करने के लिए कुछ नहीं रहता है। ये एक साइकोलॉजिकल है। तो आपको लगता है जो नए नए तरीके हैं, जैसे गोल्ड बॉन्ड हो गया या फिर गोल्ड ईटीएफ है, इनफैक्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन जो पेपर फॉर्म ऑफ गोल्ड है वो इतना पॉपुलर होता जा रहा है अमंग इंडियंस? ये अभी लग रहा है, क्योंकि जैसे पहले बॉन्ड्स के पहले भी लॉन्च हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन जब इस बार ये न्यू बॉन्ड्स लॉन्च हुए हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम्स देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी टेम्पल्स ने भी अपने जो फिजिकल गोल्ड है उसको कन्वर्ट कराया है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक जो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है इंडिया में, जो अभी बाहर के मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है, अगर देखें तो यूएस में, इंग्लैंड में, ये सब में काफ़ी पॉपुलर है ये। तो क्योंकि अब डीमैट में है, तो डीमैट में जैसे एक शेयर लेते हैं तो वैसे वो 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं। तो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ रही है। फिजिकल गोल्ड का अपना चार्म है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि फिजिकल गोल्ड में भी एक जो हिस्सा है वो रखना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हॉलमार्किंग को, यहाँ पे हॉलमार्क को मैंडेटरी कर दिया है, तो इसकी वजह से एक बहुत रिलायबिलिटी आएगी मार्केट में, एक जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे आएगा फिजिकल गोल्ड में। क्योंकि पहले प्योरिटी की कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहता था कि ये सोना कितना प्योर है। बाद में पता चलता था कि अरे मैंने 22 कैरेट लिया था लेकिन ये 20 कैरेट है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हॉलमार्किंग को यहाँ पे मैंडेटरी किया, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिजिकल गोल्ड भी बुरा ऑप्शन नहीं है। खासकर ड्यूअल यहाँ पे पर्पस सॉल्व होता है। एक तो आप ज्वेलरी भी लेते हैं, निवेश भी होता है, घर में भी खुशहाली है, और पोर्टफोलियो भी आपका कहते हैं कि इंश्योर्ड हो जाता है क्योंकि आपने गोल्ड लिया हुआ है। जैसे एक दर्शक हमसे पूछे, अशोक व्यास जी, की गोल्ड बॉन्ड कहाँ से लिए जा सकते हैं? गोल्ड बॉन्ड आप अपने डीमैट से ले सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट से ले सकते हैं। इसको काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा है गवर्नमेंट ने। इनफैक्ट आप पोस्ट ऑफिस वगैरह से भी यहाँ पे बॉन्ड जो है वो खरीद के ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप कहीं पे भी आप अप्रोच करेंगे, इनफैक्ट हम ऑनलाइन बैंकिंग में जाते हैं, वहाँ पे भी ऑप्शंस होते हैं। ओके, निखिल हमारे साथ एक बार फिर से हैं। निखिल, हम आपसे यही जान रहे थे कि पोर्टफोलियो में किसी को कुछ अगर फंड्स ऐड करने हो या फिर कोई नया निवेशक हो, अलग अलग कैटेगरीज के कुछ फंड हम चाहते हैं कि आप सजेस्ट करें, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इन 3 कैटेगरीज में कौन से फंड्स आप सजेस्ट करेंगे निवेशकों को? देखिए, लार्ज कैप वो फंड हो गए जो बड़ी कंपनीज में निवेश करते हैं। तो अगर लार्ज कैप फंड देखना है तो निवेशकों को मैं कहूँगा डीएसपी टॉप 100 फंड में निवेश कर सकते हैं। गोपाल अग्रवाल मैनेज करते हैं, और मेरे ऐसे लार्ज कैप फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लार्ज कैप में कोई डीएसपी या मिडे के फंड को ऐड कर सकते हैं। मिड कैप फंड अगर आप देख रहे हो तो आप मिडे का मिड कैप फंड है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड देख रहे हो जहाँ पे मिक्स ऑफ लार्ज कैप भी हो और मिड कैप भी हो, तब आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड को देख सकते हैं। और अगर आप स्मॉल कैप फंड को देख रहे हैं तो आप एक्सेस के स्मॉल कैप फंड या कोटक स्मॉल कैप फंड को देख सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अलग अलग बास्केट में अलग अलग कैटेगरीज के फंड होते हैं। आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल जाननी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप निवेश कीजिए। ये तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स आपने बताया। मल्टी कैप कैटेगरी भी काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी के पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए, तो
उस कैटेगरी में कोई फंड आप सजेस्ट करेंगे और कॉन्ट्रा फंड इनफैक्ट आप सजेस्ट करेंगे निवेशक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें बाजार की स्थिति के अनुसार? हाँ, देखिए मल्टी कैप फंड में दो तरह की कैटेगरी होते हैं। जैसे मैंने कहा, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है और एक प्योर मल्टी कैप कैटेगरी है। तो लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है उसमें 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप होते हैं। तो उसमें कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड देख सकते हैं। और अगर मल्टी कैप फंड जहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर कॉल लेते हैं कितना लार्ज कैप में डालना है, कितना मिड कैप में डालना है, वहाँ पे पराग पारिक का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, उसमें निवेश कर सकते हैं। उसमें ये खासियत है कि उसमें 25% पैसा जो आपका है वो इंटरनेशनल इक्विटीज में डालता है। तो इस फंड में आपको इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर भी मिलता है और इंडियन इक्विटीज का एक्सपोजर भी मिलता है। तो मल्टी कैप फंड में आप वो फंड देख सकते हैं। ओके निखिल, एक बात बताइए, जब किसी के पोर्टफोलियो में गोल्ड के एक्सपोजर की बात आती है, वंदना से भी हम जान रहे थे कि गोल्ड में निवेश करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात की, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं, गोल्ड ईटीएफ भी है। लेकिन इन सबको मिला के चाहे जरिया कोई भी हो, गोल्ड का पोर्टफोलियो में एक्सपोजर होना कितना चाहिए किसी के? देखिए एक दो तरीके हैं इसको देखने का। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल इंडियन इन्वेस्टर को देखते हैं तो उनका एक साइजेबल पोर्शन जो पोर्टफोलियो का है वो एक फिजिकल गोल्ड में है। तो मैं कहूँगा अगर वो अपना पूरा नेटवर्थ बनाते हैं तो उनका एक साइजेबल पोर्शन हमेशा एक फिजिकल गोल्ड में होता है, जो एक हेज अगेंस्ट बाकी फाइनेंशियल एसेट्स का है। अगर हम प्योर फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में 5 से 10% का जो एक्सपोजर है वो गोल्ड फंड में या गोल्ड ईटीएफ में हो सकता है। तो वो उनको फाइनेंशियल एसेट्स हो जाता है और वो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होता है और हेज अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी होती है। जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं तब वो गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है। तो आपका पोर्टफोलियो 5 से 10% का जो पोर्टफोलियो है वो गोल्ड में होना चाहिए और वैसे ही आपका पोर्टफोलियो का 10% आपका इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी होना चाहिए। तो उस तरह से आपका एसेट एलोकेशन आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके इनफैक्ट वंदना, एक दर्शक हमसे पूछे, सिद्धार्थ कटारिया जी, कि क्या हम गोल्ड बॉन्ड्स को बेचकर गोल्ड खरीद सकते हैं? गोल्ड बॉन्ड को बेचकर ये गोल्ड खरीद सकते हैं, ओपन मार्केट में भी ले सकते हैं और प्योरिटी भी इनको अच्छे मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से कन्वर्जन का इशू नहीं है इसमें। ओके तो यहाँ पर कोई इशू नहीं, आप मतलब पॉसिबल है ये। ओके निखिल जी, एक बार बताइए, जितने भी गोल्ड बाय करने के जरियों की हमने बात की है, आपके लिहाज से कौन सा एक तरीका आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेटर है फिजिकल गोल्ड के उसमें ऑल्टरनेटिव में? ओके जैसे वंदना जी ने कहा था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड में निवेश करने का। उसके 2-3 मेन फ़ायदे हैं। अब एक तो आपका स्टोरेज का कोई कॉस्ट नहीं लगता है क्योंकि आप पूरा डीमैट में बाई कर रहे हो। दूसरा, आपका प्राइसिंग का ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि बॉन्ड्स की जो प्राइसिंग है वो ट्रांसपेरेंट है और आप कोई भी प्रीमियम नहीं दे रहे हो गोल्ड बाई करने का। तीसरा ये फ़ायदा है कि जब आप ये जैसे उनकी जो टाइम फ्रेम है 8 साल की, अगर उसके बाद जब आप निकालते हो तो बाकी सब जगह पे जो गोल्ड की जो अप्रिशिएशन हुए हैं उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि बाकी सब जगह पे आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो। आप फंड अगर ETF भी बाई करते हो तो वहाँ पे भी एक्सपेंस रेशियो दे, आप एक्सपेंस फंड मैनेजर को पे करते हो। आप गोल्ड फंड भी बाई कर रहे हो तो एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर को पे करते हो। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है हर साल। तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट हर साल मिल रहा है। तो अगर आप प्लेन वैनिला की बात करें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और आप गोल्ड फंड की बात करें तो सॉवरेन गोल्ड फंड आपको ज़्यादा रिटर्न देगा गोल्ड फंड से, क्योंकि उसमें आपको एडेड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हर निवेशकों को मैं ये कहूँगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाई कीजिए। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में SIP नहीं होती है, तो अगर किसी को छोटी अमाउंट की SIP करनी है तब वो गोल्ड फंड को देख सकते हैं। ओके और लास्टली आखिरी सवाल वंदना आपसे होगा कि हमने ऑलरेडी काफ़ी हाई लेवल्स पे देखा है कमोडिटी को, और खासतौर पर जब हम सोने चांदी की बात करें तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी दामों में? कितनी तक जा सकते हैं, क्योंकि आने अब अक्षय तृतीया है और आगे आने वाला जो फेस्टिव सीजन होगा, शादी का भी सीजन होगा, उसके अकॉर्डिंगली कुछ दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है? जी स्वाति, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे 45,000 जो है 2020 का आउटलुक होना चाहिए गोल्ड का, लेकिन जिस तरीके से ये इवेंट्स के साथ शुरुआत हुई है 2020 की, और साथ में देखिए अक्षय तृतीया है, फिजिकल बाइंग भी बढ़ेगी। और अगर 2020 की बात करें तो बहुत बड़ा यहाँ पे इवेंट शेड्यूल है, वो है US इलेक्शंस। तो काफ़ी उथापथल मार्केट में भी होगी US इलेक्शन से पहले। यहाँ पे फंड्स जो हैं वो वाइंड अप भी होंगे काफ़ी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने भी रहना चाहिए। और लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है 2020 का जो आउटलुक है, करीब करीब मुझे लग रहा है
है कि एक बार 47,000 तक भी प्राइसेस आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 40,000 एक बेस होगा और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 46,500 से 47,000 तक एक अपसाइड देखा जा सकता है। चलिए, तो ऐसे बाजार में जब एक ऐसी स्थिति सामने आई है जब वायरस की वजह से हर जगह उथल पुथल का माहौल है, यही सजेस्ट किया जाता है कि आप पैनिक में कम से कम ना आए और पैनिक में आकर अपने निवेश को न रोकें। और गोल्ड में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो भी बताने के लिए वंदना आपका बहुत शुक्रिया, और निखिल आपका हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।